Hello students, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. The topic that we start today, capitals and chords. हमने ये टॉपिक जो स्टार्ट किया है उसमें हम मुग़ल एम्पायर के कैपिटल्स और उनके दरबार के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो अपना कॉर्ड कैसे लगाते थे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल्स और द कैपिटल सिटीज़। जैसे कि आपको पता है और जो बाबर यहाँ पर आए थे तो बाबर ने यहाँ पर लोधी डायनेस्टी को डिस्ट्रक्ट करके अपना एम्पायर यहाँ इस्टेब्लिश किया था। तो उस टाइम पे यहाँ पर जो है आगरा लोधी डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करती थी। तो इन्होंने बाबर ने आगरा को ही अपनी कैपिटल रखा था 4 इयर्स के लिए। हार्ट ऑफ द मुग़ल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी, मतलब मुग़ल एम्पायर का जो हार्ट माना जाता है वो उसकी राजधानी को माना जाता था। क्योंकि सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या और भी जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क होते थे या बड़े बड़े महल है या उनकी मस्जिद हैं जो भी बने होते थे वो कैपिटल सिटी में ज़्यादा थे। सो इट वाज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर बिकॉज ऑल द कोर्ट्स इवन दरबार भी उनका वहीं पे लगता था। एंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द मुग़ल हैव फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। कह रहे हैं कि भी 16th और 17th सेंचुरी में ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल सिटीज़ था वो हुआ था। मतलब कि आगरा से के बाद जैसे लाहौर है या शाहजहानाबाद है, दिल्ली है, उन सबको उन्होंने अपनी कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज किया था। तो शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल सिटीज़ भी हुआ था। तो बाबर ने क्या था, लोधी डायनेस्टी पर कंट्रोल किया था। तो लोधी कैपिटल ऑफ आगरा थी, उसको ही अपनी कैपिटल बना लिया था नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। 4 इयर्स का क्या था कि इसने 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था और उसमें इसने लोधी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोधी हैं उनको हरा दिया था। और उनको हराने के बाद इन्होंने अपने मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन डाली थी। तो 4 ईयर इन्होंने रूल किया था, 4 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर दैट ड्यूरिंग 1560s Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstone quarried from the adjoining areas। कह रहे हैं 1560s में 1560 के दशक में अकबर ने आगरा में अपना किला बनवाया था और वो लाल पत्थरों से बनवाया हुआ है। लाल पत्थरों से जो आसपास के एरिया से खोद कर लाए गए थे वहाँ पर अकबर ने आगरा में अपने फोर्ट भी बनवाया। अगर हम बात करते हैं 1570s की तो 1570s में अकबर ने डिसीजन लिया कि वो एक नई कैपिटल बनाएगा। आगरा की बजाय कोई दूसरी कैपिटल बनाई जाएगी और वो दूसरी कैपिटल क्या बनाई थी उन्होंने, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को बनाने का उनका एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि सीकरी वहाँ पर लोकेटेड था जहाँ अजमेर जाना होता था। क्योंकि अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर बार बार जाते रहते थे, साल में 2 या 3 बार भी जाते थे। वो स्पेशल ओकेजन पे ही जाते थे। तो टोटल वो 14 टाइम्स शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम फतेहपुर सीकरी को ही अपनी कैपिटल बनाएं। तो उन्होंने इसको बना लिया था। जो मुग़ल एम्परर है वो सूफ़ीज़ के साथ अपना क्लोज रिलेशन रखते थे। मतलब ये रीज़न था कि वो जैसे सूफ़ी के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हुआ करते थे। तो सूफ़ीज़ के फॉलोवर अगर होते थे तो वो भी किसके फॉलोवर बनेंगे, वो मुग़ल एम्परर के फॉलोवर भी बनेंगे। तो उनका साथ उनके मतलब प्रजा के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उनको सूफ़ी या चिश्ती के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने होते थे। किसको, मुग़ल एम्परर्स को। अकबर ने क्या किया था कि भाई उन्होंने ही कमीशनड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टिक। अब उन्होंने क्या बताया था कि भाई अपने महल से नेक्स्ट बिल्डिंग जो बनवाई थी वो उन्होंने वाइट मार्बल से बनवाई थी और ये एक मकबरा बनवाया था शेख सलीम चिश्ती का। क्योंकि चिश्ती क्या था, ये एक सिलसिला, एक चेन थी। एक गुरु चिश्ती, उसका नाम जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती उसका एक शिष्य है, वो फिर सेकंड गुरु बन गया, फिर उसके बाद थर्ड है। तो ये क्या बन गई, पूरा सिलसिला बनता चला गया था। तो सिलसिला इट मीन्स चेन। तो उन्होंने क्या किया था, शेख सलीम चिश्ती का एक मार्बल का वाइट मार्बल का एक मकबरा बनवाया था अपनी बिल्डिंग से नेक्स्ट। Friday Mosque at Sikri, the enormous arches gateways Buland Darwaza was meant to remind visitors of the Mughal victory in Gujarat। यहाँ तक कि जब ये एक बहुत बड़ा ये यहाँ पर ये बुलंद दरवाजे का ही फ़ोटो दिया हुआ है और ये अकबर ने बनवाया था। ये इसलिए उन्होंने बनवाया था ताकि उनकी जो विक्ट्री है उसको लोग याद रख सके जो उन्होंने गुजरात पर हासिल की थी।
1585 में क्या हुआ कि जो उन्होंने अपनी कैपिटल है वो लाहौर ट्रांसफ़र कर दी थी। अब फतेहपुर सीकरी से भी बदल दिया अकबर ने, लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने आगे अफ़गानिस्तान तक अपने एम्पायर को फैला दिया था। तो ये लाहौर में बनाने का रीज़न ये था कि वो वहाँ से अपने एम्पायर की बाउंड्रीज़ को जल्दी चेक कर सकता था, इसलिए उन्होंने बनाया था। अकबर क्लोजली वाच्ड द फ्रंटियर फॉर 13 ईयर्स, यानी 13 सालों तक लगातार उन्होंने लाहौर को ही अपनी कैपिटल रखा था। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने क्या किया, अपना एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, साउंड अच्छी, उचित फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई एंड एक्यूमुलेटेड द अनफ मनी टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। मतलब शाहजहाँ जो फेमस थे, उनका एक पैशन था उनके मन में। वो पैशन क्या था, उनको बिल्डिंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जैसे जहांगीर है, तो जहांगीर ने को तो ये गार्डन्स बनाने का ज़्यादा शौक़ था, लेकिन शाहजहाँ को बिल्डिंग्स बनाने का शौक़ था। तो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। अपनी अच्छी इकोनॉमिक, अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ अच्छी की, उन ज़्यादा से ज़्यादा जिससे पैसा कमाया जा सके। Building activity in monarchical culture, as you have seen in the case of earlier rulers, was the most visible and tangible sign of the dynastic power. मतलब डायनेस्टिक पावर, शाही सत्ता को शो करने के लिए सबसे मेन क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाई जाए। मतलब बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग एक्टिविटी का होना, यानी बड़े बड़े महल, मंदिर, मस्जिद और गुंबद या जो भी बिल्डिंग्स को बनवाने का उनका एक पैशन इसलिए हुआ करता था ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उनकी डायनेस्टिक पावर को याद रख सके, एज वेल एज उनकी पावर को, उनके वेल्थ और उनके प्रेस्टीज को। इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इट वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पाइटी। लेकिन मुस्लिम रूलर्स के अकॉर्डिंग ये क्या मानी जाती थी, ये उनकी धर्मनिष्ठा मानी जाती थी कि वो अपने धर्म के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। तो ये मुस्लिम रूलर्स में था। 1648 में कोर्ट, आर्मी और हाउस होल्ड, उनके जितने भी घर वाले थे मुग़ल रूलर्स के, शाही परिवार, वो शाही परिवार आगरा से नई कैपिटल एक और बना दी गई थी। और वो कौन सी थी, वो थी शाहजहानाबाद। ऊपर हमने 3 तो डिस्कस की हैं, अभी लाहौर तक हमने कर लिया है। लाहौर के बाद अब नेक्स्ट जो बनाई गई थी वो क्या है, शाहजहानाबाद बनाई थी। कुछ बीच में फिर से आगरा को कंसंट्रेट किया गया था, इंपीरियल कैपिटल तो रही थी, तो वहाँ पर इनकी पूरी फैमिली रहती थी, लेकिन वहाँ से बदल के 1648 में शाहजहानाबाद को बना दिया था। और किसने बनाई थी, शाहजहाँ ने बनाई थी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ ने अपने नाम से ही शाहजहानाबाद को कैपिटल बना दिया था। अब ये उनकी जो दिल्ली में कभी पुराने घराने हुआ करते थे और रेजिडेंशियल सिटी थी, तो उसके साथ साथ वहाँ पर और कौन सी बिल्डिंग बना दी गई, रेड फोर्ट बना दिया गया, जामा मस्जिद बनाई, उसके साथ साथ 3 लाइन्ड एंड प्लेनेड विद बाज़ार, चांदनी चौक। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, चांदनी चौक बाज़ार को भी बनाया था। जो चांदनी चौक आज बहुत फेमस है वो शाहजहाँ ने ही बनवाया था। स्पेशियस होम्स फॉर द नॉबिलिटी, और यहाँ तक कि जितने भी उनकी हाई ऑफिसर्स थे उन सब के लिए बड़े भव्य घर बनवाए, बड़े बड़े महल बनवा दिए गए थे। कहाँ, दिल्ली में। एंड शाहजहाँ's न्यू सिटी वाज अप्रोप्रिएट टू ए मोर फॉर्मल विजन ऑफ ग्रैंड मोनार्की। इतने बड़े शाही राजतंत्र को शो करने का ये उनका एक तरीका था। ये उनके माइंड में था कि एक नया शहर बनाया जाए। जो नया शहर उन्होंने बनाया था वो बनाया था शाहजहानाबाद। अब हम बात करते हैं मुग़ल कोर्ट्स की, कि मुग़ल दरबार क्या थे। अभी तो हमने बात की थी कैपिटल सिटीज़ की, जिसमें हमने आपको 4 कैपिटल सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वन, द मुग़ल कोर्ट। अब जो दरबार थे उनको कैसे लगाया जाता था, उनका फिजिकल अरेंजमेंट क्या होता था, कैसे वहाँ पर राजा के सामने सैल्यूटेशन किया जाता था। तो 4 टाइप्स के आपको सैल्यूटेशंस के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द सॉवरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। कहते हैं जो फिजिकल अरेंजमेंट बना रखा था दरबार का, यानी जहाँ कहीं पर कोई सिंहासन डाल रखा है, कहीं पर वैसे छोटे सिंहासन डले हुए हैं, किस तरीके से सारा बना रखा था, वो मेन फोकस किसको कर रहा है, वो फोकस होता था रूलर पर, सॉवरेन रूलर पर फोकस होता था। और फोकस होना मेन बात क्या दिखा रहा है, उसकी स्टेटस को दिखा रहा है, राजा की ताकत को दिखाता था। जैसा दरबार लगा होता था, जैसा उसका नज़ारा होता था, उसी से राजा के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता था कि उसका कितना स्टेटस था।
सेंटर पीस वॉज देयर फॉर द थ्रोन, और मेन जो केंद्र होता था वो क्या था, वो राज सिंहासन, यानी राज सिंहासन बिल्कुल बीच में होता था, सामने बिल्कुल बीच में, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता था। और इसमें ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, जो तख्त था, तख्त के ऊपर एक और क्या बना दी जाती थी, एक एक्सिस मुंडी बनाई गई थी। एक्सिस मुंडी मतलब जैसे कि एक्सिस मुंडी का मीनिंग है, लैटिन वर्ड है एक्सिस मुंडी। तो ए पिलर और पॉल दैट इज़ विजुअलाइज्ड एज द स्पॉट ऑफ द अर्थ, यानी उसको इस तरीके से बनाया, उसको माना जाता था एक्सिस मुंडी, मतलब एक ऐसा पिलर जैसे धरती को मानते हैं हम कि भी जो धरती है वो भी एक पिलर पे है, स्टैंड की हुई है, नीचे कोई स्पॉट है उसी पे के ऊपर रुकी हुई है, ऐसे ही माना जाता है। जो तख्ते ताउस है, उस तख्ते ताउस के ऊपर ही पूरा कोर्ट जो है वो रुका हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। फिर साथ साथ क्या था, कैनोपी। कैनोपी was considered the symbol of kinship in India for the millennium, was believed to separate the radiance of the sun from that of the sovereign। कह रहे हैं कि एक छतरी भी लगाई जाती, जो राज सिंहासन के ऊपर क्या बनाई जाती थी, एक अम्ब्रेला, एक छतरी। वो छतरी क्यों बनाई जाती थी, उसका भी अपना एक सिंबल था, एक प्रतीक था। वो क्या था कि जो एक रेडियंस ऑफ द सन है, यानी कि सूर्य की किरणें, सूर्य की चमक, उसको अलग करना किसकी रेडियंस से, राजा की रेडियंस से, यानी कि राजा के अंदर खुद इतनी ताकत थी, खुद इतनी रेडियंस थी कि एक बीच में छतरी बनाई जाती थी। ये कुछ नहीं, ये एक उनके मन का एक सोच थी उनकी, और ये एज ए सिंबल के रूप में इसको मनाया जाता था कि जो सन की किरणें हैं, उन सनरेज को रूलर की पावर से अलग किया जाए, यानी कि रूलर के पास इतनी पावर होती थी कि वो अपने सारे डिसीजंस, अपने सारे काम अपने आप कर सकते थे। नेक्स्ट वन, क्रॉनिकल्स में और क्या लिखा हुआ है, रूल रेगुलेशंस के बारे में बहुत कुछ उसमें बताया हुआ है। ले डाउन विद ग्रेट प्रेसिशन मतलब क्लैरिटी के साथ सब कुछ स्पष्ट किया हुआ, सारे रूल रेगुलेशन सारे स्पष्ट लिखे हुए हैं मुग़ल एलाइट्स के बारे में। अब मुग़ल एलाइट्स क्या थे, जो मुग़लों के नोबिलिटी थे, जो रिच ऑफिसर्स थे, उन सब के बारे में सारे रूल रेगुलेशंस लिखे हुए थे कि दरबार में आए हुए हैं तो दरबार में आने के बाद उनको क्या करना पड़ता था, राजा के सामने झुकना है या लेट के प्रणाम करना होता था। तो इन सब के बारे में लिखा था सारे क्रॉनिकल्स के अंदर। इन कोर्ट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। अब क्या था, कोई भी मिनिस्टर, मंत्री जो भी बैठे होते, राजा के सिंहासन से उसका जो सिंहासन था, उस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जितनी ज़्यादा दूरी या जितना पास में होता, उसी से उसके स्टेटस के बारे में अंदाज़ा लगा लिया जाता था, हाँ भी इसको कौन सी पदवी मिली हुई है। कहते हैं स्पेशल प्रॉक्सिमिटी। स्पेशल प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, नियर एंड फार, कि पास और दूरी से ही पता लगता था कि भाई उसका राजा के साथ कैसा संबंध है या कैसे कितना उसको स्टेटस दरबार में मिला हुआ है। जो भी कॉर्टियर होता है वो उसकी जगह ही बता देते कि राजा की आंखों में उसका कितना सम्मान है। वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन, एक बार अगर राजा राज सिंहासन पर बैठ जाते थे तो किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो अपनी पोजीशन से, अपनी चेयर से वो हटे और या फिर बिना परमिशन के वो कोर्ट को छोड़ के चला जाए, दरबार को छोड़ के चला जाए, ऐसा किसी में नहीं होता था, किसी के पास इतनी पावर नहीं थी। सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वाज एक्सरसाइज थ्रू द केयरफुली डिफाइनिंग। कहते हैं कि भी जो सोशल कंट्रोल किया हुआ था, किस में, दरबार के अंदर, दरबार में पूरा का पूरा कंट्रोल राजा का ही होता था, और ये सारा का सारा वो उनके क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ था। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक और कॉर्निश वर्ड दिया हुआ है, जो कॉर्निश हम यहाँ दरबार अखबारी में पढ़ेंगे। तो कॉर्निश क्या है, कॉर्निश एक सैल्यूटेशन का तरीका था, यानी कि दरबार में जाने के बाद झुकना या जो भी अभिवादन करने का तरीका था। ये कहते हैं द कॉर्टियर प्लेस द पाम ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड बेंट हिज हेड। कहते थे जो भी कोई सामने आता, राजा के सामने आता कोई भी, तो राजा को सैल्यूट करने के लिए क्या करता है, अपने हाथ की हथेली को अपने सिर तक लेकर जाता और फिर वो अपने सिर को झुका लेता था। इट सजेस्टेड दैट द सब्जेक्ट प्लेस्ड हिज हेड द सिट ऑफ द सेंसेस ऑफ द एंड द माइंड। इससे कहने से ये होता था कि जो सामने वाला बंदा है वो राजा के सामने अपने सारी सेंसेस को और अपने दिमाग को बो कर रहा है, मतलब उसको झुका रहा है। इनटू द हैंड ऑफ द ह्यूमैनिटी
प्रेजेंटिंग इट टू द रॉयल असेंबली, और जो शाही सभा लगी हुई है उस शाही सभा के अंदर उसने अपने आप को जो है उन्होंने अर्पित कर दिया। ये ऐसा कॉर्निश माना जाता है। कॉर्निश मतलब एक सलाम या सैल्यूट करने का तरीका था। नेक्स्ट वन, अबुल फजल ने अकबर के दरबार के बारे में बिल्कुल एक लिविंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। विविड अकाउंट मतलब लिविंग डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छे से एक सजीव चित्रण बताया उन्होंने बताया जब भी कभी मैजेस्टी आते, मैजेस्टी किसके लिए यूज़ किया? अकबर के लिए। तो वो दरबार कभी भी लगाते तो बड़े बड़े ड्रम को पीटा जाता, तो उसके साथ साथ उस आवाज़ के साथ साथ जो है डिवाइन प्रेज की जाती थी, अल्लाह का गुणगान किया जाता था। इसी मैनर में हर क्लास के लोग इसको सूचना मिल जाती थी। जब वो ड्रम बीटिंग होती थी तो सबको पता लग जाता हाँ भी दरबार लगने वाला है। मैजेस्टी के बेटे, राजा के बेटे, अकबर के बच्चे, अकबर के बेटे, उनके पोते, उनके सारे दरबारी ग्रैंडेज, उनके दरबारी जो दरबार में आने वाले थे, जो भी मुख्य व्यक्ति और इवन और दूसरे व्यक्ति जिनको एडमिटेंस था, आने की परमिशन होती थी, तो वो वहाँ पर आते, कॉर्निश करते और कॉर्निश करके अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाते, राजा के आने का वेट करते। और राजा जब आ जाते सिंहासन पर बैठते तभी सभी अपनी सीट लेते थे। लैंडमैन ऑफ रेनाउन जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति, एज वेल एज द स्किलफुल मैकेनिक्स पे देयर रिस्पेक्ट, जितने भी मैकेनिक्स होते थे, जो भी कलाबाज होते, वो अपने रिस्पेक्ट राजा के सामने अभिवादन करते। इवन जो न्याय अधिकारी होते, ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस, न्याय अधिकारी भी अपनी सारी रिपोर्ट्स को राजा के सामने पेश करते थे। हिज मेजेस्टी विद हिज यूजुअल इंसाइट, और जो राजा वो क्या करते, अपने जो भी नॉर्मल उनकी सूझबूझ है, अपनी आम सूझबूझ के साथ ऑर्डर देते, काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाता, और जितने भी मुद्दे होते, जितने भी मैटर होते, उन सभी को सेटल कर लिया जाता। और किस में? सेटिस्फैक्ट्री मैनर से, यानी संतोषजनक तरीके से सबको सेटिस्फाई किया जाता और सभी मुद्दों को आराम से सुलझाया जाता था, जो भी दरबार में मुद्दे आते थे। पूरे टाइम में ये पूरा टाइम होने तक जितने भी स्किलफुल ग्लेडिएटर मतलब तलवारबाजी करने वाले, अपनी तलवार लेकर वो अपना वेट करते रहते, या रेसलर भी अपना वेट करते रहते, जो अलग अलग देशों से आए होते थे, हमेशा तैयार रहते कि कब राजा का काम ख़त्म हो और वो अपनी तलवारबाजी या अपनी कलाबाजी को दिखाएं। सिंगर्स मेल फीमेल वो भी अपनी वेट में रहते थे कि दरबार में गाना बजाना हो। कुछ अपने जुगलर्स जैसे कि मदारी या फिर जो टम्बलर्स थे वो भी अपनी वेट करते रहते कि वो भी अपनी स्किल को वहाँ पर दिखाएंगे, एग्जिबिट करेंगे। बिल्कुल उसके लिए एनेक्सियस रहते, उत्सुक रहते थे जितने भी कलाबाज थे। तो ये क्या था? दिस वाज द विविड डिस्क्रिप्शन गिवन बाय अबुल फजल। और किसके दरबार के बारे में बताया है? ये अकबर के दरबार के बारे में बताया गया था कि उस अकबर के दरबार में क्या होता था, कॉर्निश सैल्यूटेशन होता था। तो एक टाइप का हमने कर लिया है यहाँ पे कॉर्निश सैल्यूटेशन, और भी कई तरह के सैल्यूटेशंस थे जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, चार तस्लीम। दिस वाज ऑल्सो द टाइप ऑफ सैल्यूटेशन। ये भी राजा के सामने सैल्यूटेशन करने का तरीका। विद द प्लेसिंग द बैक ऑफ द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, अपने राइट हैंड का जो राइट हैंड को धरती की तरफ लेकर जाना, उस पर रखना, एंड रेजिंग इट जेंटली, धीरे धीरे उसको ऊपर उठाना। जब तक वो आदमी खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, तब तक उस हाथ को साथ ही साथ ऊपर उठाना। एंड व्हेन शी पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ हिज हेड, अपने सिर पर उस हथेली को रख लेना, नीचे से लाना, नीचे धरती पर रखना बैठ के, और धीरे धीरे करके हाथ को ऊपर उठाना, और फिर अपने सीधे खड़े होकर अपने सिर के ऊपर उस हाथ को रख लेना। ये भी सैल्यूट करने का तरीका था। कभी आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में ऐसा देखा होगा, जो कोई भी इस तरीके के राजे महाराजाओं से रिलेटेड जो भी होंगे, तो उनमें इस तरीके से सैल्यूटेशन की जाती थी। ऐसा 4 बार किया जाता था। और तस्लीम का मीनिंग क्या होता है? सबमिशन, आत्म समर्पण, कि भाई 4 बार आत्म समर्पण किया गया है। तो ये किसके दरबार में होता था? ये मुग़ल रूलर्स के दरबार में हुआ करता था। अब हम बात करते हैं साहब बारात की। साहब बारात क्या होता है? ये एक फुल मून नाइट होती थी। तो फुल मून नाइट कहें या 14वां सावन कहें, तो इसमें क्या होता था कि भाई ये हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8वां महीना माना जाता था। तो इसको बहुत अच्छा, जैसे ये अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही साहब बारात को भी सेलिब्रेट करते हैं।
ये सेलिब्रेट किया जाता है, सब प्रेयर्स और फायरवर्क्स होते, मतलब कि जो पटाखे होते हैं वो छुड़ाए जाते, वर्शिप की जाती। एंड द नाइट व्हेन द डेस्टिनीज ऑफ द मुस्लिम्स फॉर द कमिंग ईयर आर सेड टू बी डिटरमाइंड एंड सिंस फॉरगिवन। ऐसा माना जाता है ये वो रात थी, शाब बारात की ये वो रात जो मुसलमानों के भाग्य को बनाने वाली रात थी, कि आने वाला जो साल है उसमें अगर अच्छा भाग्य बनेगा तो इस रात को जितना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा तभी उनका अच्छा डेस्टिनी बनेगा। और ये भी कहा जाता था कि उनके जितने भी पाप हैं वो सारे माफ़ हो जाते हैं उस शाब बारात की रात को। तो इसको बड़ा अच्छे से वो सेलिब्रेट करते थे। नेक्स्ट वन, full details the forms of address, court race as well as the speech which were acceptable in the court। कोर्ट में क्या क्या एक्सेप्ट किया जाता है, जिस तरीके से जो भी एड्रेसिंग करनी होती है, अच्छे तरीके से जो भी सैल्यूटेशन होती है, जो अभी मैं आपको सैल्यूटेशन बता रही थी। साथ ही साथ कोर्ट रेस मतलब अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट, जो उनकी मतलब जो अभिवादन करने के तरीके थे वो, उनके स्पीच जो दरबार में जैसे उनको जो भी बोलना होता था तो उनके वो सारे स्पीच भी वहाँ पर किए जाते थे। स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द एटिक्वेट्स वाज नोटिस्ड एंड पनिश्ड ऑन द स्पॉट। कहते हैं अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती, इन्फ्रिंजमेंट मतलब डिसोबेइंग, अगर एटिक्वेट्स करने में, डिसिप्लिन को निभाने में थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे पनिशमेंट दे दिया जाता था। जो कह रहे फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड दैट द पर्सन स्टेटस इन द हायरकी। राजा के सामने जो सैल्यूटेशन के अलग अलग तरीके होते थे, कोई चार मीनार करता था, कोई तो चार तस्लीम कर रहा था, कोई कॉर्निश कर रहा था। तो ये जो भी अलग अलग फॉर्म में सैल्यूटेशन करते थे वो उस पर्सन के स्टेटस के हिसाब से किया जाता था। आदमी का जैसा स्टेटस, जैसी हैसियत, उसी के हिसाब से वो सैल्यूट करता था। डीपर प्रोस्ट्रेशन एक और तीसरा तरीका था, बिल्कुल झुककर, लेटकर, जितना ज़्यादा झुककर सैल्यूटेशन किया जाता था वो उसका उसी से सामने वाले का स्टेटस बड़ा हो जाता था। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सबमिशन वाज सिजदा। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा जो सैल्यूटेशन था वो था कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। तो ये तीसरा सैल्यूटेशन था। मान लिया आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैल्यूटेशंस, तो ये आपने तीनों को आपको बता देना है। तो सिजदा होता था, सिजदा क्या होता था, पूरा लेट जाना, ज़मीन पे पूरा लेट जाना, हाथ सामने कर लेना, तो इसका मतलब पूरी तरह से सबमिशन कर देना। अंडर तस्लीम एंड ज़मीन बॉस, किसिंग द ग्राउंड। और एक चौथा टाइप कौन सा हो गया है सैल्यूटेशन का, ज़मीन बॉस, ज़मीन को चूमना। तो ये ज़मीन को चूम के भी झुक के और राजा के सामने प्रणाम किया जाता था। द प्रोटोकॉल्स गवर्निंग डिप्लोमेटिक एनवॉयस एट द मुगल कोर्ट वर इक्वली एक्सप्लिसिट। कहते हैं ये तो थे दरबारियों के लिए सारे सैल्यूटेशंस, लेकिन वहाँ पर अगर कोई बाहरी राजदूत भी आता, कोई एनवॉय होता है, कोई दूसरे राजाओं का कोई राजदूत उनके पास आता है, तो उस राजदूत के भी नियम न्याचार वो सारे लिखे हुए थे, बिल्कुल क्लियर थे वहाँ पर मुग़ल दरबार में। अगर कोई एम्बेसडर मुग़ल एम्परर के पास आता था तो उसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो प्रॉपर तरीके से राजा का अभिवादन करेगा, आइदर बाय बॉइंग डीपली, या तो ज़्यादा झुककर, और किसिंग द ग्राउंड, या ज़मीन को चूमकर, ऐसे वो राजा का अभिवादन करेगा। एल्स टू फॉलो द पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैस्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। या फिर तीसरा तरीका कौन सा है कि उनसे कोई भी एम्बेसडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी छाती के सामने दोनों हाथों को जोड़ेगा, जो पर्शियन कस्टम में हुआ करता था, जैसे राम राम की जाती है, इस तरीके से। ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि थॉमस रॉय एक बार आ गए थे जहांगीर के दरबार में। ये जेम्स फर्स्ट के राजदूत बन के आए थे। एनवॉय क्या होता है, राजदूत, एक एम्बेसडर बन के आए थे, और वो जैसे ही आए वहाँ पर जहांगीर के दरबार में आए तो सिर्फ वो झुके थे, हल्का सा झुके थे, उन्होंने गर्दन झुकाई थी, ना तो उन्होंने ज़मीन बोस किया और ना ही कोई दूसरा सैल्यूटेशन किया था। तो जो खाली झुकना है ये कस्टम, ये जो है यूरोपियन कस्टम था, तो थोड़ा सा झुक के जो है उसने उन्हें जहांगीर को प्रणाम कर दिया था। आगे और भी जो दरबार में बड़ा सदमा लगा जब उसने कहा कि मे आई हैव द चेयर, क्या मैं चेयर ले सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो ये जब उसने पूछा तो भी सबको सदमा लगा था कि भाई राजा के सामने खड़े होकर कैसे, कितने साहस से बात कर रहे हैं। तो इस बात का भी बड़ा शौक लगा था।
एम्परर बिगेन इस डे एट सनराइज़। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमने बात की है, सारे सैल्यूटेशंस की भी बात हो गई है, एम्बेसडर की भी बात कर ली है। नेक्स्ट क्या किया जा रहा है कि भाई ठीक है, राजा का दिन कैसे शुरू होता था, राजा की दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती थी जब सनराइज़ होता है। तो सनराइज़ के साथ ही राजा अपनी प्रेयर्स करते थे। अल्लाह की प्रेयर करने के बाद फिर क्या है, एक छोटी सी बालकनी थी उनके महल में, वो उसको जिसको झरोखा कहा जाता था। तो उस झरोखा वो ईस्ट की तरफ था, उधर वो आ जाते राजा अपनी प्रेयर करने के बाद, जो उस गैलरी में आ जाते। और गैलरी क्या थी, गैलरी का एक और नाम है झरोखा। तो 1-1 मार्क के क्वेश्चन भी आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं। वहाँ पर उस बालकनी के नीचे लोगों की भीड़ जमा होती थी। हर रोज़ का यही काम था। सारे सोल्जर्स या मर्चेंट या क्राफ्ट पर्सन, कोई भी पर्सन अपने बीमार बच्चों को लेकर औरतें, वो वहाँ पर खड़ी होती। पहले राजा के दर्शन होते, उसके बाद वो अपने काम में लगते थे। जो झरोखा दर्शन है वो इसलिए किया जाता था ताकि लोग जो है वो उनकी अथॉरिटी में, इंपीरियल अथॉरिटी में ज़्यादा विश्वास कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते थे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये एक ना रतन जड़ित सिंहासन के बारे में कह रहे हैं कि इनका जो तख्ते ताउस था, जो सिंहासन था, वो रत्नों से जड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात उसमें लगवाए हुए थे। तो ऐसे ही हम बात करें शाहजहाँ के, शाहजहाँ का जो तख्ते ताउस था वो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। जो हमें ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिला, ये बादशाहनामा से मिला है। ये महल कहाँ बना हुआ, सॉरी ये तख्ते ताउस कहाँ बना हुआ था, आगरा के अंदर, आगरा में के महल के अंदर ये पाया गया। और वो किस में मिला है, वो हॉल ऑफ द पब्लिक ऑडियंस में पाया गया। कह रहे हैं द जॉर्जियस स्ट्रक्चर हैज़ ए कैनोपी स्पॉटेड बाय 12 साइडेड पिलर्स। इतना बड़ा भव्य ढांचा जिसके ऊपर एक कैनोपी बनी हुई थी, वो 12 पिलर पे खड़ा, चारों तरफ कितने, 12 पिलर, वो इक्वल डिस्टेंस पे। मेजर 5 क्यूबिट इन द हाइट फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, नीचे सीढ़ियों से लेकर ऊपर गुंबद तक उनका, उसकी जो हाइट थी उसके सिंहासन की, वो कितनी थी, 5 क्यूबिट। 5 क्यूबिट मतलब करीबन 10 फुट की उसकी ऊंचाई उसके सिंहासन की। मैजेस्टी ने अपने राज्यारोहण के समय ही, कोरोनेशन, जब राज सिंहासन पर बैठे, जब राज्यारोहण हुआ, तभी उन्होंने क्या कहा था कि भाई उन्होंने, उनका जो राज सिंहासन बनेगा वो किससे बनेगा, 86 लाख के हीरे जवाहरात, जेम्स या प्रेशियस स्टोन्स लगाए जाएंगे, कीमती पत्थर, और उसमें हीरे जो है, ये जेम्स जो है उसमें लगाए जाएंगे। साथ ही साथ और क्या लगाया जाएगा, 1 लाख तोला सोना उसमें लगाया जाएगा। जिस 1 लाख तोला सोना की कीमत कितनी थी उस टाइम पे, 14 लाख। तो 14 लाख उसमें का सोना लगाया जाएगा, गोल्ड लगाया जाएगा, और बाकी 86 लाख के उसमें जेम्स और प्रेशियस स्टोन्स लगाए जाएंगे। ये किसने ऑर्डर दिया था, शाहजहाँ ने। और साथ में साथ कह रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर दिया उसको डेकोरेट करने के लिए। ये जो थ्रोन, राज सिंहासन है, वो 7 साल में जाके कंप्लीट हुआ था, 7 ईयर्स में। और इतने प्रेशियस स्टोन्स जो उस पर लगाए गए थे, साथ ही साथ उस प्रेशियस स्टोन्स के साथ एक और रूबी लगाई गई थी जो 1 लाख रुपए की अकेली थी। एक ही हीरा ऐसा था, एक रूबी जो अकेली 1 लाख रुपए की थी। ये किसने गिफ्ट की थी, ये शाह अब्बास सफ़ावी ने कभी उसके पिताजी, उसके फादर जहांगीर को उन्होंने गिफ्ट किया था। और इस रूबी पर नाम लिखे हुए थे, किस किस के नाम थे, कुछ राजाओं के नाम इस पर इंस्क्राइब थे। वो थे तैमूर साहिब किरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग, शाह अब्बास, साथ ही साथ अकबर, जहांगीर, या और भी खुद जो है शाहजहाँ का नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो ये हमने बात की है यहाँ पर ज्वेल्ड थ्रोन के बारे में। नेक्स्ट वन, अभी हम बात कर रहे थे कि राजा का टाइम कैसे शुरू होता था, पहले वर्शिपिंग करना और फिर बालकनी में आना, वहाँ झरोखा दर्शन होना। झरोखा दर्शन में 1 आवर स्पेंड करने के बाद पब्लिक हॉल में जाते हैं, और पब्लिक हॉल जिसको दीवाने आम कहा जाता था, वहाँ जाकर जितने भी मेन काम होते गवर्नमेंट के वो सारे वहाँ डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट ऑफिशल्स थे वो अपनी रिपोर्ट और अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पर पेश करते थे, किस में, दीवाने आम में। जो मुख्य काम होते थे वो सारे दीवाने आम में किए मतलब जो आम उनके बिजनेस होते थे, प्राइमरी बिजनेस, वो सारे वहाँ दीवाने आम में पेश किए जाते थे। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद राजा क्या करते थे, एम्परर वाज द दीवाने खास टू होल्ड प्राइवेट ऑडियंस। तो एम्परर जो है वो दीवाने खास में चले जाते। 2 तरह के उनके महल हुआ करते थे, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। तो
तो दीवान आम में काम पूरा करने के बाद दीवान खास में जाया जाता और दीवान खास में जाकर वहाँ जितने भी प्राइवेट काम होते यानी जितने पर्सनल काम होते, जो गुप्त काम होते, वो सारे वहीं पूरे किए जाते थे। प्राइवेट ऑडियंस वहाँ होते, डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर, जितने गुप्त मैटर होते वो सारे वहीं पर डिस्कस किए जाते थे। हाई मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट प्लेस देयर पेटिशंस बिफोर हिम एंड टैक्स ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड देयर अकाउंट्स। हाई मिनिस्टर जो उनके ऊंचे मंत्री थे वो अपने सारी पेटिशंस को वहाँ पर लगाते थे, जितने प्रार्थना पत्र होते वो सारे वहीं पर राजा के सामने पेश की जाती थी। एज वेल एज ऑल द टैक्स ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर अकाउंट, जितने भी टैक्स ऑफिसर्स थे अपने जितना भी ब्यौरा होता वो सारा वहीं पे प्रेजेंट कर देते थे। ओकेजनली कभी कभार ऐसा होता था एम्परर अपने हाई रेप्यूटेड आर्टिस्ट का काम देखते या फिर कोई बिल्डिंग प्लान होता आर्किटेक्ट्स का, तो उसका मॉडल वहाँ दीवान खास में रखा जाता था और राजा उस पर अपनी नज़र मारते थे। तो ये काम क्या हो गया, उससे नेक्स्ट हो गया, मतलब पहले क्या हुआ, पहले प्रेइंग करना, फिर बालकनी में आना, बालकनी के बाद फिर दीवान आम में आना और फिर दीवान खास में आना। तो ये काम वो करते थे। तो यहाँ तक तो हमने किया कि उनकी जो डेली रूटीन थी वो किस तरीके से हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं स्पेशल ओकेजन्स की, कि स्पेशल ओकेजन पे क्या किया जाता था, कैसे महल को सजाया जाता था। स्पेशल ओकेजन कौन से होते थे, एक तो एक्सेशन टू द थ्रोन यानी कि राज सिंहासन, सेकेंड राज सिंहासन पर राज्यारोहण होना, सेकेंड ईद का त्यौहार, साहब बारात जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, और होली, ये उनके स्पेशल ओकेजन हुआ करते थे। तो इनको अच्छे से वो सेलिब्रेट करते थे। तो कह रहे कि कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, पूरा कोर्ट पूरा दरबार को सजाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोर्ट में दरबार में जान आ गई हो। परफ्यूम्ड कैंडल लगाई जाती थी, बड़े बड़े होल्डर्स में उनके साँचों में लगा दी जाती, सुगंधित मोमबत्तियाँ, इवन बंदरवार लगाई जाती थी, अलग अलग कलर्स की होती थी और विजिटर देखकर उसके ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ता था। मुगल किंग्स सेलिब्रेटेड 3 मेजर ओकेजन्स फेस्टिवल्स इन ए ईयर, द सोलर लोनर बर्थडे ऑफ द मोनार्क। कहते हैं 3 ज़्यादा अच्छे त्यौहार साल में मनाते हैं। क्या, एक तो सोलर लोनर बर्थडे ऑफ द मोनार्क, राजा का बर्थडे मनाया जाता, जन्मदिन मनाया जाता था। वो सोलर और लोनर दोनों तरह से, दोनों वर्ष के अकॉर्डिंग, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अकॉर्डिंग मनाया जाता था। दूसरा क्या कह रहे हैं, 2 तो ये हो गए, 2 बर्थडे तो हो गए, एक सोलर बर्थडे भी और एक लूनर बर्थडे हो गया। तीसरा कह रहे हैं न्यूरोज भी मनाया, ईरानियों में या पारसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यूरोज इनका पहला दिन होता था न्यू ईयर का, तो उसको भी वो मनाते थे। ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स मतलब वसंत के आगमन पर, जब वसंत ऋतु आती है तो इनका ईरानियन का न्यू ईयर शुरू हो जाता था और इसको फर्स्ट डे को ये क्या बोलते थे, न्यूरोज, उसका भी सेलिब्रेशन किया जाता था। तो 3 सेलिब्रेशन इनके मैंने आपको बताए हैं। उनके बर्थडे पर राजा को तोला जाता था अलग अलग चीज़ों से उसके बराबर का, और वो दान दया में, चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। जितना सामान तोला जाता, चाहे पैसे, गहने या फिर खाने की चीज़, कुछ से भी जो भी तोला जाता था वो गरीबों में बांट दिया जाता था। तो ये हमने क्या किया पूरा कोर्ट का। अगर कोर्ट के बारे में आपका कोई क्वेश्चन आता है कि उनका दरबार कैसे लगा होता था या फिजिकल अरेंजमेंट कैसे था दरबार का, वो सारा हमने डिस्कस अभी कर चुके हैं। ऐसे ही हमने सारे कैपिटल्स का भी यहाँ पर डिस्कस किया, 4 कैपिटल्स के बारे में हमने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट कह रहे हैं हम टाइटल्स और गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि भी दरबार के अंदर एक और प्रोसेस कंप्लीट की जाती थी, वो थी गिविंग द टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। तो टाइटल देना, जो जैसा काम करता था उसके नाम, उसको वैसा ही टाइटल दिया जाता, वैसी पदवी उसको मिल जाती थी। बड़े बड़े टाइटल देना ये मुग़ल एम्परर की एक शान शौकत हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर ए विक्ट्री ओवर एन एनिमी। या तो कोई किसी दुश्मन पे कोई जीत हासिल की हो या फिर उनका अपना राज्यारोहण हो, तो ऐसे टाइम पे एक्सेशन ऑफ द थ्रोन ये लिखा हुआ है, ये है कोरोनेशन। तो इसके बाद कह रहे हैं हाई साउंडिंग एंड रिदमिक दे क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ, बड़ा खुशी का माहौल बन जाता ऑडियंस में। क्या, क्योंकि वो सारा बड़ा लयबद्ध तरीके से काम किया जाता था और बहुत ही अनाउंस्ड बाय द यूज़र, इतना अच्छा माहौल बन जाता। क्यों? क्योंकि जो यूज़र्स थे वो उसको ज़ोर ज़ोर से सुनाते थे। यूज़र्स कौन थे? नकीब मतलब उद्घोषक, जो ज़ोर से पढ़ के सुनाते थे, ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, उनको कहा जाता था उद्घोषक, यूज़र्स। तो वो जो है माहौल एक बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ा एक्साइटिंग माहौल बन जाता था। मुग़ल क्वाइंस पर फुल टाइटल लिखा जाता है, जो भी राजा था उस राजा को वो टाइटल मिलता था। तो राजा को जो टाइटल मिलता था
या दूसरे किसी ऑफिसर्स को जो टाइटल मिलता था तो वो जो है वो सिक्कों पर भी लाया गया, सिक्कों पर भी खोद कर लिखवाया गया था। एज वेल एज विद द रेगल प्रोटोकॉल। रेगल मतलब उसके राजसी न्यायाचारों के साथ साथ राजा के उस रूलिंग टाइम में पूरा टाइटल उनका लिखा जाता था मुग़ल के सिक्कों पर। ग्रांटिंग ऑफ टाइटल ऑफ टू मैन ऑफ मेरिट वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मुग़ल पॉलिटी। मुग़ल पॉलिटी में, मुग़ल नीतियों में सबसे मेन था कि टाइटल देना, और किन लोगों को जो उसके योग्य होते, मैन ऑफ मेरिट्स मतलब एबल पर्सन को टाइटल देना, ये उनका एक इम्पॉर्टेंट काम था। मैंस असेंट इन द कोर्ट हायरकी कुड बी ट्रेस्ड थ्रू द टाइटल ही हैड। आदमी की हैसियत, असेंट क्या होता है, उसके आदमी की हैसियत, उसकी औकात का पता तब लगता था उसके पास जितने टाइटल होते थे। टाइटल के अकॉर्डिंग उसकी हैसियत का पता लग जाता था। एक आसिफ खान की उपाधि दी जाती थी बड़े बड़े मंत्रियों को। ये कहाँ से निकली थी? ये आसिफ की जो थी, ये कोई एक लीजेंडरी मिनिस्टर था प्रोफेट किंग सुलेमान का। तो ये जो लेजेंडरी मतलब फिक्टिशियस काल्पनिक मंत्री था कोई, और उसके नाम, उस आसिफ के नाम से आसिफ खान की उपाधि मंत्रियों को दी जाती थी। एक और टाइटल, मतलब एक टाइटल तो कौन सा था? आसिफ खान का। दूसरा टाइटल क्या था? वो था मिर्ज़ा राजा। सेकेंड टाइटल मिर्ज़ा राजा। इट वॉज अकॉर्डेड बाय द औरंगज़ेब टू हिज टू हाईएस्ट रैंकिंग नोबल। ये औरंगज़ेब अपने जो सबसे हायर पोस्ट के नोबल या मंत्री होते उनको दिए जाते थे मिर्ज़ा राजा की उपाधि। एक तो उसने दी थी जय सिंह को, और दूसरा जसवंत सिंह को ही उन्होंने ये दी थी मिर्ज़ा राजा। टाइटल कुड बी अर्न और पेड फॉर। टाइटल या तो भाई जीते जाते थे, अर्न किए जाते थे, या उनके लिए पैसा भी देना पड़ता था। कभी कभार ख़रीद कर भी टाइटल ले लिए जाते। जैसे मीर खान है, मीर खान भी, या क्या था ये, मीर खान एक बंदे का नाम है। यहाँ पर एक ऑफिसर मीर खान ने क्या किया, 1 लाख रुपए दिए थे औरंगज़ेब को, ताकि उनके नाम से पहले क्या लग जाए, अलीफ। अलीफ मतलब ए वर्ड उनके नाम से पहले लग जाए तो अमीर खान बन जाए। तो इसका मतलब क्या था, अमीर खान जो है ये भी एक टाइटल हुआ करता था। और ये कौन सा टाइटल हो गया? ये थर्ड। एक टाइटल आसिफ खान, एक टाइटल मिर्ज़ा राजा, और एक टाइटल आमिर खान। अगर आपसे पूछा भी जाए कि भाई किसी टाइटल के नाम बताओ जो मुग़ल दरबार में दिए जाते थे, वो हमने यहाँ पर तीनों बता दिए हैं। अगर हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो अवार्ड किसको दिए? राजा अवार्ड देता था, राजा इनाम देता था। जो जैसा काम करता उसके हिसाब से उसको अवार्ड दिया जाता था। कभी कभार ऐसा आपने भी देखा होगा, खुश होकर राजा अपनी मालाएं अपने गले में जो पहने होते हैं उनको फेंक देते थे, दे देते थे, या कोई और भी ऐसी कीमती चीज़ें। तो ऐसे ही एक होता था रॉब ऑफ ऑनर। रॉब ऑफ ऑनर मतलब जामा, उनका पहना हुआ कोई गारमेंट, जिसको कभी कभार कभी ना कभी राजा ने अपनी लाइफ में पहना था, तो उसको भी एक अवार्ड के रूप में दे दिया जाता है। जैसे कि आजकल अब जो है कोई जैकेट है, मोदी जैकेट है, वो नीलाम हो रही है, या कोई और है, महात्मा गांधी की चीज़ें हैं, उन सबको नीलाम किया जा रहा है, तो उसको बड़ा सम्मान और का प्रतीक माना जाता था। वैसे ही राजा के ने जिस चीज़ को यूज़ कर लिया और उसको फिर बेचना, या उसको किसी को अवार्ड में मिल जाना, तो ये भी एक बड़ा ही हाई स्टेटस का काम था। देन गारमेंट्स वंस वॉर्न बाय द एम्परर एंड इम्ब्यूड विद हिज बेनेडिक्शन। ये बेनेडिक्शन मतलब उनका ब्लेसिंग्स, ऐसा माना जाता है इसमें राजा का आशीर्वाद छिपा हुआ है। एक गिफ्ट था सरप्पा। सरप्पा सर से लेकर पाँव तक, सरप्पा, हेड टू फुट। ये इसमें ये माना जाता था कि इसमें 3 चीज़ें हुआ करती थी सरप्पा में। सरप्पा में 3 कौन कौन सी? एक तो ट्यूनिक पगड़ी, एक टर्बन पगड़ी, और एक सैस एक पटका होता था। या इतनी ट्यूनिक मतलब पूरा जामा जो लंबा कोई भी एक कपड़ा जो पीछे तक लटकता रहता था, वो क्या होता था? एक ट्यूनिक, एक टर्बन, एक पगड़ी, और एक होता था पटका। तो ये 3 चीज़ें आ जाती थी जिसको एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, एज अवार्ड के रूप में दिया जाता था। कोई ज्वेल्ड ऑर्नामेंट, जड़ित गहना भी कई बार गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता है। या फिर लोटस ब्लॉसम सेट, यानी कि ऐसे जो कमल की पंखुड़ियों से बना हुआ कोई भी गहना, या जो मतलब जो लोटस टाइप के कोई भी छोटे छोटे फूल बना दे हों, वो उन फूलों से बना हुआ कोई भी गहना, जिसको पद्म मुरस्सा कहा जाता था, ये कभी कभार किसी न किसी रेयर सर्कमस्टांसिस पे दिया जाता था। कोई भी स्पेशल ओकेजन होता तो ऐसा जो होता था ना, वो तो कभी कभार दिया जाता था। बाकी नॉर्मली जो अभी मैंने आपको अवार्ड बताए वो यहाँ पर दिए जाते थे।
कॉर्टिनर अप्रोच द एम्परर एम्पटी हैंडेड। अगर गिफ्ट की बात करते हैं तो अभी हमने ऊपर कौन सा डिस्कस किया, यहाँ तो सारे टाइटल्स का ही किया है हमने, ऑल इट इज़ ऑफ टाइटल्स। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की, हम बात करेंगे गिफ्ट्स की, कि राजा के सामने अगर कोई भी आता था तो खाली हाथ नहीं आता था, कुछ न कुछ वो लेकर ज़रूर आता था, चाहे कम ज़्यादा कुछ भी, जो स्मॉल सम ऑफ मनी उसको नज़र कहा जाता था। अगर ज़्यादा पैसे वाले कोई भी गिफ्ट होता था उसको पेशकश कहा जाता था। 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, नज़र किसको कहते थे, पेशकश किसको कहते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन में राजनयिक रिलेशन जो होते हैं राजाओं के आपसी संबंधों में गिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। गिफ्ट वाज द सिंबल ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। एम्बेसडर इस काम को निभाते थे, राजदूत भेजे, राजा खुद तो आते नहीं थे, अपने राजदूत तो अपने एम्बेसडर को भेजते थे, और वो राजदूत जो आते थे वो कुछ संधियों के माध्यम से या रिलेशनशिप्स से उनके बीच में उनके आपसी संबंधों को बढ़ा देते थे, तो गिफ्ट देकर ही भेजा जाता था। बड़ा इसका सिंबॉलिक रोल था। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया कैसे। एक बार थॉमस रॉय बड़े डिसअपॉइंटेड हो पाए थे, जब क्या हुआ कि उन्होंने एक गिफ्ट एक अंगूठी दी थी आसफ़ खान को, और वो अंगूठी के वापस दे दी गई थी। क्यों दे दी थॉमस रॉय को वापस? क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये थी, यानी कि वो एक ऐसा गिफ्ट था जिसकी कीमत बहुत कम थी, तो निराश होकर वापस। इसका मतलब क्या था, क्या कंसिडर किया जाता था? सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसे का होना चाहिए गिफ्ट भी, कीमती या प्रेसियस गिफ्ट को ही एक्सेप्ट किया जाता था। अगर कोई चीप गिफ्ट लेकर आता तो उसको वापस कर दिया जाता था। तो ऐसी एक यहाँ पर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। ओके, हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस किया है, तो आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।